सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हल्की पड़ती सूरज की गर्मी, हवा में घुलती मीठी मीठी सी ठंड और पैर फैलाते कोहरे की चादर, सारे सिग्नल्स हैं सर्दियों का मौसम आ चुका है। तो इन सर्दियों में आप कैसे रखें अपना और अपनों का ख्याल, इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं, स्वाति चौहान। मगर पहले जान लेते हैं आज के प्रोग्राम में और क्या है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को जीने की नई राह दिखा रही हैं एक महिला, जिनके अपने संघर्ष की भी है एक कहानी। जब डॉक्टर को दिखाया, उनको पता चला कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता ही नहीं है, बहुत कम दिख रहा है। और जब उनको ये बात पता चली तो उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम था ही नहीं कि एक ब्लाइंड बच्चे का क्या करना चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स एक नए फॉर्मेट के साथ, बच्चों के साथ ही उनके माता पिता की क्या है चिंताएं। बोर्ड एग्ज़ाम का मोड भी चेंज हो गया है, दो बार बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। बच्चे अपने गोल को लेकर और बोर्ड के जो एग्ज़ाम का मोड चेंज हो गया उसको लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है। तो ऑब्वियसली एज अ मदर मुझे भी काफ़ी स्ट्रेस तो रहता ही है। ऐसे बच्चों के लिए क्या है साइकोलॉजिस्ट की सलाह? पढ़ाई में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है 45 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेना, एटलीस्ट 10 मिनट्स का ब्रेक लेना। सर्दियों में खान पान में क्या रखे सावधानी? ज्वार की रोटी खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, मक्की की रोटी खा सकते हैं। ये हमारे मैजिकल फूड्स हैं। और इस मौसम में स्किन की ड्राइनेस से बचने का क्या है उपाय? सोप के यूज जितना भी हो सके वो अवॉइड कीजिए। आप क्लेंजिंग जेल्स वगैरह, ग्रीसलिन बेस्ड जेल्स वगैरह ये सब यूज कर सकते हैं, शावर जेल्स वगैरह यूज कर सकते हैं। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। बड़े बूढ़े कहते रहे हैं कि सेहत सबसे बड़ी नियामत है और हमें जो भी नियामत मिली है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। दुनिया में जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, तो ख़ास तौर पर हमें इस नेमत का एहसास होता है। मगर उनमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे हारते नहीं और ना ही सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए भी रास्ता खोलते हैं। ऐसी ही एक महिला है प्रीति मोंगा। प्रीति बचपन से ही दृष्टिहीन है, मगर हमेशा से ही विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के हालात सुधारने के लिए काम कर रही हैं। वो सिल्वर लाइनिंग्स नाम से एक एनजीओ चलाती हैं। इसके जरिए वो दृष्टिहीन बच्चियों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाती हैं। प्रीति जी को साल 2013 में राष्ट्रपति से नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी मिल चुका है। मैंने उनसे बात की और उनके सेंटर के बारे में पूछा। मेरा एक छोटा सा सेंटर मैं चलाती हूँ। एक्चुअली मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2006 में मैंने रजिस्टर कराया था। मैं डिसेबिलिटी के सेक्टर में, इनफैक्ट ब्लाइंडनेस के सेक्टर में काम करती आई हूँ फ्रॉम 1987। तो 1987 से मैंने इस फील्ड में कदम रखा, और वो कदम भी इसलिए रखा क्योंकि मैं खुद भी बचपन से ब्लाइंड हूँ। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और जैसे जैसे मुझे समझ आता गया और जैसे जैसे मेरे में थोड़ी बहुत समझ आती गई और हिम्मत आती गई, तो मैंने ब्लाइंड सोचा कि जो कुछ मुझे आता है, कुछ भी, तो मैं क्यों ना औरों से बांटूं जिनको सिमिलर प्रॉब्लम है। तो मैंने वहां से शुरू किया और करते 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 चलते चलते मुझे लगा कि इतना बड़ा काम है तो मुझे अकेले तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने इसको 2006 में एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया जिसका नाम सिल्वर लाइनिंग्स रखा मैंने। इतने सालों की रिसर्च के बाद और इतना काम करने के बाद मुझे प्रॉब्लम समझ में आई कि ब्लाइंड बच्चे को हम क्वालिटी एजुकेशन और ठीक से उसको परवरिश नहीं देते हैं। उनको बस बिठा लेते हैं और किसी तरीके से दूसरों की स्क्राइब्स की थ्रू, राइटर्स के थ्रू उनको एग्जाम पास करवा देते हैं और डिग्रीज डिप्लोमास दिला देते हैं। हालांकि मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, आई एम जस्ट क्लास 10 पास, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो योगदान दे रही हूँ इस दुनिया में। इन सब चीजों के आसपास दौरान होते होते आपकी परवरिश में आपको आपकी फैमिली से किस तरह का सपोर्ट मिला? जब मेरी ब्लाइंडनेस का पता चला तब मैं 6 या 7 साल की थी और मेरे फादर उस टाइम डेपुटेशन पे थे अगरतला में, और हम लोग वहां रहते थे और वहां पे एक ही स्कूल था। तो वहां पे स्कूल टीचर्स ने, ये उनको समझ में आया कि मैं ब्लैक बोर्ड से ठीक से कॉपी नहीं करती हूँ, लेकिन अदरवाइज आई एम वेरी गुड विद ऑल द ओरल वर्क एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को पॉइंट आउट किया कि कुछ तो प्रॉब्लम है, आप पता कीजिए क्या प्रॉब्लम है।
तो फिर जब डॉक्टर को दिखाया, उनको पता चला कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता ही नहीं है, बहुत कम दिख रहा है। और जब उनको ये बात पता चली तो उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम था ही नहीं कि एक ब्लाइंड बच्चे का क्या करना चाहिए। मेरी माँ को एक चिंता होगी, ओहो ये तो ब्लाइंड है, पर मेरी बेटी को कल को कौन शादी करेगा इससे, कल को ये अपने पैरों पे कैसे खड़ी होगी। मेरे फादर को ये था कि अपने पैरों पे कैसे खड़ी होगी, उनको क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं था कि कैसे मुझे बड़ा करें। तो उन्होंने कंटिन्यू रखा, जैसे वो मुझे पाल रहे थे वैसे ही पालते रहे। उन्होंने मेरे तक ये दुख भरी अपनी जो फीलिंग्स है वो पहुंचने नहीं दी, और मुझे कंटिन्यू रखा। जैसे जैसे वो मेरे को सिखा रहे थे, उन्होंने वो सब कुछ सिखाते रहे, सब जगह ले जाते रहे, सब कुछ करते रहे मेरे साथ, सिर्फ अपना थोड़ा सा तरीका बदल लिया। तो मेरे मम्मी डैडी जो भी मेरे को सिखाते थे, अपनी आंख बंद करके वो एक्टिविटी करते थे और फिर मुझे सिखा देते थे कि इसको बेटा ऐसे करके ऐसे इसको करना है। अरे फॉर वाह! एग्जाम्पल, अगर मेरी मेरी माँ ने अगर मुझे जैसे बर्तन धोना है कि वो साफ कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, तो वो खुद आंख बंद करके थाली धोई और देखा कि अच्छा हाथ से भी पता चल जाता है कि थाली साफ हो गई कि नहीं। तो उन्होंने फिर मेरे को यही सिखाती थी कि ऐसे पूरे थाली में ऐसे हाथ लगाओ धोने के बाद, और जहां कुछ दिखे तुम्हें ऐसे रफ सा कुछ दिखे, इसका मतलब वो गंदी है, वहां से फिर दोबारा से आप स्पंज लेके फिर उसको करो और फिर उसको नलके के नीचे डालो, अच्छी से रिंस करो और वो साफ हो गई। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। उन्होंने सब कुछ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, गाड़ी चलानी तक सिखाई। ऑफ कोर्स चलाई नहीं मैंने, लेकिन थोड़ी सी चलाई। मैंने आपके हाँ। बारे में पढ़ा है कि आपके जो स्किल सेट्स हैं, वो जो लिस्ट है ना वो बहुत लंबी है। तो आप क्या-क्या करती हैं? मेरी जर्नी ने मुझे मेरे को बहुत कुछ सिखाया, और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आई कि जो भी मुझे खिलाएगा, जो भी मेरे को देगा, मेरे को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे आगे बढ़ना होगा। मैं अपनी मन मर्जी से नहीं जी पाऊंगी। जो भी मुझे रखेगा मुझे उसके हुकूमत के नीचे रहना पड़ेगा, मुझे मंजूर नहीं था। अल्टीमेटली एक बैड मैरिज, एब्यूसिव मैरिज के दौरान ही मैंने जब फाइनली अपने आप को एज ए प्रोफेशनल लॉन्च किया, तो मुझे एरोबिक इंस्ट्रक्टर मैं बनी, और मैं उस टाइम दुनिया की पहली और ओनली ब्लाइंड एरोबिक इंस्ट्रक्टर बनी। मैंने अपनी क्लासेस खोली, वहां से मैंने अपना प्रोफेशनल लाइफ शुरू किया। विजुअली इम्पेयर्ड होकर एक एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर बनने की कैसे सोची आपने? हाउ डिड दिस थॉट कम टू योर माइंड? I had, as I said, I didn't have a choice. I had to stand on my feet. मैंने को जब मेरे मेरे एक्स हस्बैंड जो था वो एक एब्यूसिव अल्कोहलिक एंड नॉन अर्निंग मेंबर, प्लस मारपीट, बच्चों के साथ बहुत ही एब्यूसिव मैरिज में मैं फंस गई थी। तो मुझे लगा कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाऊं। तो फिर मुझे मेरी मम्मी को मैं कहती थी कि मेरे को इस आदमी को छोड़ना है, तो मम्मी कहती थी बड़े मुश्किल से तो किसी आदमी ने तेरे से शादी करी है, तो कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये तेरा ध्यान रखेंगे। एंड आई यूज्ड टू जस्ट लुक एट हर, आई सेड हाउ कैन यू इवन थिंक लाइक दैट, आई एम सफरिंग। बट आपको पता है ना, हमारे देश में एक लड़की की एक बार शादी हो जाए तो उसको रिवर्ट करना तो अनथिंकेबल, आज की डेट में भी है, जी। कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मुझे लगा कि जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी, तो मुझे ऐसे समझ में आया कि अगर हमारी मेड अपने 4 बच्चे पाल रही है, घर के हाउस वर्किंग पार्ट टाइम एज 4-5 घर 6 घर में वो काम करती काम है, करके। झुग्गी में रहती है, तो मैंने कहा मैं भी यही करूंगी, क्योंकि आई वॉज अ गुड होम मेकर, माई मदर इंश्योर्ड दैट आई बिकम अ गुड होम मेकर। बट कोई हाउसमेट तो रखेगा नहीं ना ब्लाइंड, उनको क्या कॉन्फिडेंस होगा, पता चला मैंने उनका सामान ही तोड़ दिया। दैट वाज ए नो नो। सो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन सुने, मैं लगभग 2 साल मैंने रो के काटे कि कैसे करूं, क्या करूं। मैं मोटी भी थी, मुझे खाने का भी शौक था, बहुत मोटी थी मैं। एंड माय मदर यूज्ड टू से कि भाई ये मोटापा तो तू कम कर सकती है ना। तो वो मेरी बात मेरी माइंड में घुस गई। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन फिटनेस। कीप फिट शो शुरू हुआ था, एरोबिक्स केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। जेन फोंडा के कैसेट्स बिकते थे 300 रुपए में, वीडियो कैसेट्स, और लोग टीवी के आगे उस टाइम
एक्सरसाइज करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर लोग टीवी के आगे एक्सरसाइज करने के लिए 300 रुपए देते हैं, तो मैं तो लाइव पर्सन हूँ, अगर मैं क्लास खोलूं तो आई एम श्योर कि मेरे साथ लोग आएंगे। तो मैं फिर वीना मर्चेंट ने जब टीवी पे प्रोग्राम शुरू किया, तो आई ट्रेस्ड हर फ्रॉम दूरदर्शन, आई वेंट टू हर। वो यूएस से आई थी और यूएस में ही रहती है, और उन्होंने कहा कि भाई यूएसए में भी नहीं कोई ब्लाइंड एरोबिक इंस्ट्रक्टर है, आप वर्कआउट करिए लेकिन हम इंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। तो मैंने 3 घंटे उसके ऑफिस में बैठी रही। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी जब तक हाँ नहीं बोलोगे, पैसे ले लो कुछ कर लो, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्टर बनना है। अल्टीमेटली उसने बाद में मेरे को बताया तुम्हारे से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने हाँ बोल दी थी। अच्छा। और नेक्स्ट डे जब मैं पहुंच गई वहां पे तो कहती ओ माय गॉड यू कम। ऐसे हाँ मैं आ गई। और उसके बाद 5 मिनट के बाद जब उन्होंने फर्स्ट फ्यू मूव्स मुझे सिखाई, मैं फेंट हो गई। आज तक कभी ऐसा किया नहीं मैंने। फिर उन्होंने पानी वानी डाला मेरे ऊपर, बोले नाउ प्रीति गो बैक होम, दिस इज नॉट फॉर यू। मैंने सबको धक्का दिया, मैंने कहा दिस इज फॉर मी। मैंने टी शर्ट से अपना मुंह पोंछा, मैंने कहा चलिए बताइए। उसके बाद उनको यकीन हो गया कि मैं नहीं छोड़ने वाली। और विद इन 2 months आई वाज रनिंग हर क्लास एज एन इंस्ट्रक्टर। और मैंने 1988 अप्रैल में आरकेपुरम के सेंट थॉमस चर्च में के बेसमेंट में अपनी पहली क्लास शुरू करी। आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं उन्हें जी कैसे इस सिचुएशन से डील करना सिखाती हैं आप? देखिए, ब्लाइंड बच्चा जब हमारे पास आता है, मैं बच्ची की बात ही करूंगी, हम उसका पहले इवैल्यूएशन करते हैं। मैं खुद ही करती हूँ, पर्सनली करती हूँ। मैं इसके पेरेंट्स से बातचीत करके, उनके विचार सुन के, उन्होंने किस तरीके से कहाँ तक वो बच्चा है, फिर उस बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है, कितना वो बच्चा अपने आप करता है, क्या वो खुद नहा लेती है, क्या वो खुद खा लेती है, वहां से शुरुआत करते हैं हम। मतलब तो कितनी असेसमेंट इंडिपेंडेंट करते है हैं। बच्ची? बिल्कुल। फिर उसकी उम्र का और उसकी मेंटल डेवलपमेंट का हम लोग इस चीज से अंदाजा लगाते हैं हमारे सिस्टम से। अकॉर्डिंगली हर बच्ची के लिए हम एक इंडिविजुअल प्लान बनाते हैं कि ये बच्चा यहाँ पे है और इसको ये चीजों से हमने स्टार्ट करना है, अलोंग विद द एक्चुअली ABCD का खा का। बहुत सारे और आप जैसे वॉलंटियर्स, उनसे भी हम फीडबैक लेते हैं कि बच्ची ठीक, क्योंकि मुझे तो दिखता नहीं कि ठीक से बैठती है, ठीक से चलती है, क्या वो मैनरिज्म्स हैं उसके अंदर, क्या वो नॉर्मल दिखती है कि नहीं दिखती है। तो वो सारी चीजें सेक्सुअलिटी से लेके ड्रेसिंग से, ग्रूमिंग से, क्या वो किचन में उसको फिर हम लगाते हैं, हर चीज बच्चे को सिखाते हैं सो दैट उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। और एक चीज का हम बहुत ध्यान रखते हैं, हम उस बच्चे को ये और उसके पेरेंट्स को भी ये बताते हैं कि ये चैरिटी नहीं कर रहे हम बच्चे को काम करना होगा, बच्चे को सीखना होगा, बच्चे को मेहनत करनी होगी, पूरी से भी ज्यादा बच्चे को मेहनत करनी होगी। और आप लोगों को भी एज पेरेंट्स कोऑपरेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि हम माँ बाप नहीं बन सकते, हम एजुकेटर्स हैं, हम ट्रेनर्स हैं। पेरेंट्स के साथ भी हम वर्क करते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस देते हैं कि बच्चे को जब घर आए बच्चा, आप उसको सब कुछ करने दीजिए, उस बच्ची को कहीं ना कहीं अपना वजूद मिले और वो औरों को सिखाए। दैट इज आवर एम। प्रीति जी, रेडियो सबरंग के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो सबरंग और सिल्वर लाइनिंग, दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। थैंक यू सो वेरी मच। कैसी लगी आपको प्रीति जी की ये कोशिश, हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ आपको याद दिला दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट radiosabranग.in के साथ ही सभी अहम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। हमसे जुड़िए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। सिर्फ सर्च करना होगा रेडियो सबरंग। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। CBSE और ICSE के बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं। ये बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता के लिए भी ख़ास तौर पर मुश्किल समय होता है। स्कूल्स में टीचर्स भी इस समय पूरी लगन से लगे रहते हैं कि कैसे बच्चे बिना स्ट्रेस के अच्छे से परीक्षाएं पूरी कर सकें। कैसा है घरों में इस समय माहौल, और इन परीक्षाओं को लेकर क्या है साइकोलॉजिस्ट की सलाह, सुनिए रमणी श्याम से। कबीर कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया,
गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। मेहनत के अनुसार ही फल मिलता है। जो पानी के भीतर गहराई तक उतरते हैं वे कुछ लेकर ही लौटते हैं। किनारे पर बैठे रहने वालों को कुछ भी हासिल नहीं होता। यानी मेहनत तो हर हाल में करनी ही पड़ती है। बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स की मेहनत, इस दौरान होने वाले स्ट्रेस और फिर मीठा फल, इसी संदर्भ में मैं यह दोहा कह रही हूँ। सीबीएसई ने एकेडमिक सेशन 2021-2022 के लिए नया असेसमेंट और इवैल्यूएशन पैटर्न तैयार किया है, जिससे कि वर्तमान समय में होम स्कूलिंग और ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ने वाले बच्चों का सही तरीके से इवैल्यूएशन हो सके, क्योंकि अब पारंपरिक तरीका सही आकलन नहीं कर पाएगा। बच्चों और पेरेंट्स में बोर्ड्स का प्रेशर हमेशा से ही रहा है, उस पर ये तब्दीली। एग्ज़ाम्स को भी 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। इससे क्या स्टूडेंट्स को कम मेहनत हो रही है, स्ट्रेस कम होगा और किस तरीके से सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए अर्चना ठाकुर ने कुछ विद्यार्थियों से बात करने की पहल की और उनके विचार जाने। मैं सुकृत भटनागर दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में लिबरल आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। मैं कहूँगा कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स जो कि इस समय बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उनमें एक बहुत ही बड़ा हाथ जो मिस इन्फॉर्मेशन है और क्लैरिटी की कमी है नए एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, उनका है। आप सुबह अपना फ़ोन देखिए, किसी ना किसी बड़ी न्यूज़ साइट की नोटिफिकेशन आई हुई होगी, बिग न्यूज़ फॉर सीबीएसई टर्म 1 एग्जामिनेशन। माना इसमें से ज़्यादातर आपको सिर्फ उकसाने के लिए और आपसे उस लिंक पे क्लिक करवा के व्यूअरशिप बढ़ाने का ज़रिया है, पर इससे हमें साफ साफ पता चल जाता है कि कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो सीबीएसई ने ओएमआर शीट पे क्लैरिटी देने के लिए नए इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, पर मैं चाहूँगा ऐसे इनिशिएटिव्स हमें और देखने को मिलें, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं और इस समय हमें क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो हमने मॉक एग्ज़ाम्स दिए थे तो उन एग्ज़ाम्स को देख के मुझे ये तो रियलाइज़ हो गया था कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमारा मैथ्स एंड साइंस का एग्ज़ाम बहुत लेंदी आएगा। तो इसलिए अब मैं अपने जो पेपर सॉल्व कर रही हूँ वो मैं टाइमर सेट करके कर रही हूँ, मैथ्स एंड साइंस एंड सब चीज़ों के, जिससे वहाँ जाके मैं पैनिक ना करूँ, बिकॉज मैं थोड़ा पैनिक हो गई थी अपने मॉक एग्ज़ाम्स देने में। आई एम रचित भटनागर स्टडिंग क्लास 12 इन सेंट फ्रांसिस स्कूल। जब स्कूल जाते थे तो टीचर्स के साथ बात करते करते फेस टू फेस डाउट्स क्लियर कर लेते थे। अब जो ये हो ही नहीं पाता। क्लास का माहौल बहुत मिस करता हूँ। पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है घर में। काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है और बैठे बैठे थक जाता हूँ। स्कूल में एटलीस्ट फ्रेंड्स के साथ लंच करने ग्राउंड में तो चला जाता था, लेकिन अब एक पॉजिटिव साइड ये है कि मुझे सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम मिल गया। पढ़ने के लिए मैं अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कर लेता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। बच्चों के स्ट्रेस के सहभागी होते हैं उनके माता पिता। उन्हें भी कम स्ट्रेस नहीं रहता। आजकल कंपटीशन के इस दौर में उन्हें शायद अपने समय से ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। उनसे भी उनके विचार जानें। मैं रीनू भटनागर, सुकृत की मम्मी। जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही जा रहा है। सुकृत भी इन दिनों बहुत स्ट्रेस में रहता है और उसे देखकर मैं भी बहुत स्ट्रेस फील करती हूँ। मैं अपने घर के माहौल को स्ट्रेस फ्री और नॉर्मल रखने की कोशिश करती हूँ। अपने स्ट्रेस को सुकृत के साथ नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के संग शेयर करती हूँ जो इस स्टेज से गुजर चुके हैं। मैं सुकृत के संग ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती हूँ और उसकी खूब बातें सुनती हूँ। इतना सब करने के बाद भी कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है और समझ में नहीं आता इस स्ट्रेस से कैसे डील करें, इससे कैसे निपटें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है और मेरी बेटी 12th क्लास कॉमर्स स्ट्रीम से है। बच्चे अपना एक टारगेट सेट करके रखते हैं कि फला कॉलेज चाहिए, फला कोर्स के लिए इतनी परसेंटेज होनी ही चाहिए। अब तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन ही ट्यूशन्स वगैरह पहले से ही स्ट्रेस दे रहे हैं बच्चों को। बोर्ड एग्ज़ाम का मोड भी चेंज हो गया है, 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। बच्चे अपने गोल को लेकर और बोर्ड के जो एग्ज़ाम का मोड चेंज हो गया उसको लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है। तो ऑब्वियसली एज अ मदर मुझे भी काफ़ी स्ट्रेस तो रहता ही है। इस पैटर्न की वजह से जो बदलाव हुआ है उसके लिए शिक्षकों से भी बात करने की आवश्यकता थी।
इस सिलसिले में कविता सिंह जी ने कैम्ब्रिज इंदिरापुरम की वरिष्ठ शिक्षिका नीलम सिंह जी से OMR शीट फिल करने का सही तरीका जाना। OMR शीट को भरने का अभ्यास करना होगा, क्योंकि ये पहली बार है कि बच्चे OMR शीट पर आंसर देंगे, जहां उन्हें 4 विकल्पों में से एक पर गोला लगाना होगा। तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो सही विकल्प चुने और सही विकल्प पर ही गोला लगाएं। इसके साथ साथ आगे एक बॉक्स भी दिया है, जहां पर जाकर उन्हें अपने सही विकल्प को लिखना भी होगा, और अगर उत्तर नहीं दे रहे हैं तो उन्हें उस प्रश्न को भी अलग से गोला लगाना होगा। तो इसके लिए CBSE ने अभ्यास प्रश्न पत्र दिए हैं, उनका अभ्यास करें। फिर उन्होंने DPS इंदिरापुरम के वरिष्ठ शिक्षक अजय त्यागी जी से भी MCQ के आंसर देते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस विषय में भी जाना। MCQ प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है ट्रेडिशनल मेथड। इस मेथड में हम क्वेश्चन को प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, अपने आंसर पर अराइव होते हैं और सही उत्तर का चयन करते हैं। पर कई बार यह तरीका बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, कई बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी डिफ़िकल्ट होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ कुछ और मेथड भी हम बच्चों को बताते हैं, जिससे MCQ टाइप के क्वेश्चंस को करने में आसानी होती है। जैसे पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में बच्चों को यह सलाह दी जाती है कि जो एक्सट्रीम टाइप के चॉइसेस अवेलेबल हैं आंसर्स की, उनको वो एलिमिनेट करे। जैसे किसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में किसी भी कोई भी आंसर, उसकी संख्या, उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा और 0 से कम नहीं हो सकती। तो अगर किसी आंसर में 1 या 0 से बाहर वैल्यू दी है तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। अगर मैं कक्षा 12 मैथमेटिक्स की बात करूं, तो ग्राफ का, डायग्राम्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बिना पूरी तरह क्वेश्चन को सॉल्व किए सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करके भी पा सकते हैं। पर मेरी साथ ही साथ ये सलाह भी होगी कि अगर किसी क्वेश्चन में एक चॉइस ऑल द अबव और नन ऑफ द अबव भी गिवन है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम उन्हें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कोशिश हो जहाँ तक हो सके हमें ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करना चाहिए, शॉर्टकट या एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा से ही बोर्ड का प्रेशर रहा है, ऐसे में बच्चों और पेरेंट्स की परेशानी वाजिब ही है। इसका सलूशन तो एक साइकोलॉजिस्ट ही अच्छे से दे सकता है। इसके लिए लोपामुद्रा दुबे ने डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव आनंद से बातचीत की। उन्होंने न केवल बोर्ड्स बल्कि सभी एज ग्रुप के बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल टिप्स दिए। हमें बच्चों को प्रेशराइज़ करना ही नहीं चाहिए कि वो पढ़ते रहें, और आपके बार बार करने से बच्चे और स्ट्रेस में आ जाएंगे तो उनका रिज़ल्ट इफ़ेक्ट होगा। इट्स बेटर कि उनके साथ आप इस टाइम पे जितना हो सके अच्छे से अच्छा बिहेव करें और प्लस उनको रिलैक्स करें। ठीक है, आप उनके साथ थोड़ा टाइम टू टाइम गेम खेल सकते हैं। उनके साथ आप, अगर आपको लगता है कि हाँ आप उनको हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनके पढ़ाई में क्वेश्चन आंसर का राउंड कर सकते हैं, सिंपल लाइक क्विज। पढ़ाई में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है 45 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेना, एटलीस्ट 10 मिनट्स का ब्रेक लेना। यूजुअली हम देखते हैं स्कूल्स या कॉलेजेस किसी भी जगह पे 45 मिनट्स का ही एक क्लास होता है। वो एक, उसका पीछे लॉजिक यही होता है कि 45 मिनट्स के बाद हमारा कंसंट्रेशन रुक जाता है। अब हम उस 10 मिनट्स में क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी देर आंखें बंद करके रिलैक्स कर सकते हैं, सूदिंग म्यूज़िक लगा सकते हैं, या फिर हम अब थोड़ा देर वॉक करके आ सकते हैं। अपने घर में ही हम वॉक कर सकते हैं, या हम किसी से थोड़ा सा बात कर सकते हैं, या हम कुछ वो काम कर सकते हैं जो हमें करना पसंद होता है। रेडियो सबरंग की तरफ से सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप भी जानते हैं ऐसे बच्चों को जो बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी सुनवाइए ये कार्यक्रम, जिससे वो भी अच्छे से इन परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। रेडियो सबरंग, जीवन मंत्र। तो जैसा हमने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था, आइए अब बात करते हैं सर्दियों के मौसम की। ठंड की दस्तक हो चुकी है और इस समय ज़रूरी है हम अपने और अपने परिवार की सेहत का खास ख्याल रखें।
इस मौसम में लोगों को किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए या हार्ट का कैसे ख्याल रखना चाहिए, मेरी युवा साथी इशिका ने पूछा डॉक्टर नवमीत कुमार से। डॉक्टर कुमार एम्स के एक्स कंसल्टेंट हैं और कार्डियक डिजीज एक्सपर्ट भी हैं। ठंड के समय में कभी भी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक नहीं करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, तापमान में गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से जो है शरीर को गर्म रखने का जो संकेत मिलता है, तो उससे कम तापमान में नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कैटेकोलामाइन का स्तर बढ़ जाता है। जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और बीपी और कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है और फिर क्लॉटिंग हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है और साथ में कभी भी अटैक की संभावना बनी हुई होती है। अटैक सर, हार्ट पेशेंट्स को विंटर में किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए और सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है एक्सरसाइज करने का? देखिए, ऐसे विंटर टाइम में जब धूप निकल जाए तभी कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए। उसके लिए अनुलोम विलोम वो कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। सर, विंटर्स में जनरली लोग घी, बटर, ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स जैसी चीजें काफी खाते हैं। आप किस टाइप की डाइट सजेस्ट करेंगे? देखिए, इसमें ये घी और जो बटर ये सब लोग जो यूज करते हैं उसमें क्या लिपिड उससे बढ़ जाता है, लिपिड प्रोफाइल बॉडी में। तो मैं इन सभी चीजों के इस टाइम में मैं उन्हें ओमेगा 3 जो सब्सटेंस होते हैं वो खाने का सजेस्ट करूंगा मैं। जैसे सॉल्मन मछली होती है, सॉल्मन फिश आती है, अलसी, अखरोट, सोयाबीन, इन सभी चीजों का वो प्रयोग कर सकते हैं जो हार्ट पेशेंट है। इससे क्या होता है कि ओमेगा 3 और अल्फा लिपोलिक जो एसिड होता है, तो इनका जो वर्क होता है कोशिकाओं को फ्लेक्सिबल बना देते हैं, जिससे कि हार्ट जो है सुरक्षित रहता है। तो मैंने देखा है कि कई लोगों को ठंड ज्यादा लगती है और वो हीटर या ब्लोअर जैसे ऑप्शंस चुनते हैं। क्या ये सब सही तरीके हैं? नहीं, हीट करने के लिए ब्लोअर तो ठीक है, लेकिन काफी देर तक नहीं। उन्हें जो है एक निश्चित टेम्परेचर पे कि वो जो ब्लोअर अपने आप को जो है वार्म करें। वो ज्यादा टेम्परेचर भी सही नहीं होता है और वेल वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। इन विंटर्स में चाय, काढ़ा, सूप और अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे इनमें से? नहीं, इन सभी चीजों में आप एल्कोहल को तो बिल्कुल जो है रिस्ट्रिक्टेड, एल्कोहल छोड़ देना चाहिए। स्वस्थ आहार नियमित रूप से लें, कुछ फिजिकल वर्कआउट करें, जैसे फिजिकल वर्कआउट में वॉको कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं और मुख्य रूप से वो करें जो भी हार्ट पेशेंट है। टी का करें, काढ़ा का करें, लेकिन स्मोकिंग इसमें बंद कर दें, एल्कोहल बंद कर दें बिल्कुल। तो ये थे आपके दिल की सेहत ठीक रखने के उपाय। मगर सिर्फ दिल की ही नहीं, पूरे शरीर के लिए ज़रूरी है अपने खान पान का भी ख्याल रखना। मेरी साथी निमिषा ने बात की न्यूट्रिशनिस्ट प्रीति चौधरी से। प्रीति जी हेल्थ प्योर सर्विसेज नाम से आरडीसी राजनगर में क्लिनिक चला रही हैं। सर्दियों में बेसिकली हम लोग को जो लोकली जो चीजें अवेलेबल होती हैं, जो सीजनल होती हैं, हमें उनका सबसे ज्यादा कंजप्शन करना चाहिए। जैसे इस सीजन में आंवला आता है, आंवला विटामिन सी रिच होता है। गुआवा है, वो भी विटामिन सी रिच है। विटामिन सी हम सब जानते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, तो हमें इनका इंटेक करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सब सर्दियों में आती है। मेथी है, मेथी हमको जॉइंट पेन में रिलीव करती है। स्पिनच है, पालक है, ये सब हमको आयरन रिच होते हैं। तो हमको अगर हम इनको कंज्यूम करेंगे तो हमारे को साथ साथ में न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, साथ में हमारी बॉडी जो है वो भी गर्म बनी रहेगी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। तो सर्दियों में क्या कुछ ऐसे मैजिकल फूड्स भी आते हैं जिनको कंज्यूम करें तो हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी? यस, हमारे जो सर्दी में जो मैजिकल फूड्स होते हैं उसमें हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, जो हमारे सीजन आते के साथ ही चेंज होते हैं। लाइक इस टाइम पे हम लोग साग के साथ में मक्की की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं। तो ये ग्रेन्स हमारे इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि इस टाइम पे गेहूं हमको उतना सूट नहीं करता है जितना कि हमको ये आटे सूट करते हैं। तो हमको गैस्ट्रिक इश्यू भी नहीं रहेगा। ये हो गया हमारे, मतलब ज्वार की रोटी खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, मक्की की रोटी खा सकते हैं। ये हमारे मैजिकल फूड्स हैं। इसके अलावा जो सीजनल वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स हैं, कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं खाना जो फैंसी है, ना कोई ऐसी वेजिटेबल जो फैंसी है। जो लोकली हमारे आसपास उगेगा उसी को ही खाना है। लाइक ऑरेंज इस टाइम पे है, विटामिन सी में आपका ये आ जाता है, गुआवा आ गया आपका। इसके अलावा आंवला, डेली एक आंवला खाना ही खाना है। इसके साथ में अगर तुलसी अगर आप लोगों के घर में है
तो तुलसी के 4 से 5 पत्ते एम्प्टी स्टमक आप सभी लोग खाना शुरू करिए। पूरी सर्दी आपके पास नहीं आएगी, मतलब कफ कोल्ड वाला कोई भी इशू आपके पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी मेरी क्वेरी है, जनरली क्या होता है, गेहूं की रोटी बनाना तो बहुत आसान होता है, बट जो आप और मिलेट्स बता रही हैं हेल्थ के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, मगर उसकी रोटी नहीं बन पाती है। तो क्या कोई तरीका है कि जिससे हम लोग उसको कंज्यूम कर पाए चपाती बना के? तो अगर आप हल्का गुनगुने पानी या दूध डाल के भी बाइंड करते हो तो वो बहुत इजीली बाइंड हो जाता है। इसके अलावा आप एक पैन लीजिए, उस पैन में 1 कप पानी 1 कप आटा लीजिए और उसको गैस पे स्पैचुला की हेल्प से चलाते रहिए। धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है आपको उसमें, एंड जैसे कि उसमें लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं, जब वो गर्म होता है तो वो लम्प्स बनने शुरू होते हैं, तो आप गैस बंद कर दो और उसको अच्छे से चलाते रहो। देन उसको आप साइड में रख दो, ठंडा होने दो। जब ठंडा हो जाए उसको अच्छे से गूंद लो। आप उस आटे को फ्रिज में भी मत रखना, आटा खराब भी नहीं होगा, रोटी ऐसी बनेगी जैसे आप गेहूं की रोटी बनाते हो। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही बेहतरीन टिप दी है। जिन लोगों को जॉइंट्स पेन रहता है, आमतौर पर देखा गया है कि सर्दियों के दिनों में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो लोग किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं कि शरीर में गर्माहट भी बनी रहे और जॉइंट्स पेन में भी उनका कुछ बढ़ोतरी ना हो? कच्चा हल्दी वाला दूध वो सभी को रात में लेना ही है। हल्दी हम लोगों के लिए एंटी इंफ्लामेटरी होती है, तो जो इन्फ्लामेशन होती है उससे हमारी बॉडी में सूजन आती है, हमारे जॉइंट्स में पेन होता है। तो एक तो हमें हल्दी वाला दूध डेली रात में लेना ही लेना है। इसके अलावा हम लोग मेथी और सौंठ इसका पाउडर बना के रख सकते हैं, और उसको हमें क्या करना है, 1 चम्मच 1 टीस्पून डेली बेसिस पे, चाहे हम किसी भी टाइम ले, दिन में आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर, उसको 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ अगर आप लोगे तो आपको जॉइंट्स पेन में, आपको जो स्वेलिंग है उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। और अब आपको बताते हैं कि इस मौसम में अपनी स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए। मेरी सहयोगी अनुराधा श्रीवास्तव ने बात की अनु नायर से। अनु नायर परफेक्शन ब्यूटी पार्लर चला रही हैं शॉपिंग प्लाजा में। विंटर्स में जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, खिंची खिंची होती है, इचीनेस हो जाती है हमारी स्किन में। ये सारी चीजों से बचने के लिए सबसे पहला है कि हमें बहुत ज्यादा गर्म पानी से अपने आप को बाथ नहीं लेना चाहिए। हमें अब बाथ जो लेना है वो ल्यूक वार्म वाटर से लेना है। अगर हम ल्यूक वार्म वाटर से बाथ लेते हैं तो हमारी स्किन ज्यादा ड्राई नहीं होती है। और उसके बाद क्या है, आपको क्या लेना है, इसके लिए सोप के यूज जितना भी हो सके वो अवॉइड कीजिए। आप क्लेंजिंग जेल्स वगैरह, ग्रीसलिन बेस्ड जेल्स वगैरह ये सब यूज कर सकते हैं, शावर जेल्स वगैरह यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी बॉडी पे, उसके बाद आप अपने टॉवल से पैड ड्राई करिए और एक मॉइस्चराइजर लगाइए, जो थिक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो अप्लाई कीजिए, जिससे हमारी स्किन में मॉइस्चर लॉकिंग हो जाए, और इमीडिएट आप बाथ लेने के बाद लगाइए। मैं आपको एक बॉडी लोशन बताती हूँ। जैसे हम लोग ग्रीसलीन ले सकते हैं कि ग्रीसलीन लिया हमने, ऑलिव ऑयल लिया और थोड़ा रोज वाटर लिया, क्योंकि 1 चम्मच ग्रीसलीन, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल और रोज वाटर डाला हमने 3-4 चम्मच, और विटामिन ई के कैप्सूल 3-4 विटामिन ई के कैप्सूल लेकर के अच्छे से मिक्स करके हम एक बॉटल में बना के रख सकते हैं। और इसको रख के आप रोज अपनी बॉडी पे इसे अप्लाई कीजिए 8 आवर्स के बाद। इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हो और सुबह शाम इसे लगाइए, तो इससे आपकी बॉडी जो है ना एकदम नरिश रहेगी, डिहाइड्रेटेड टाइप नहीं फील करेंगे आप। चेहरे और हाथों की स्किन बहुत ही एक्सपोज रहती है, तो उनका कैसे ध्यान रखें? हाँ, जैसे कि हम हाथों की इसलिए रहती है क्योंकि हम बार बार हाथ वॉश करते हैं। जैसे हम बार बार हाथ वॉश करते हैं तो वो ड्राई हो जाता है। तो जैसे ही आप वॉश करें इमीडिएटली आप कोई मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाएं अपने हाथ पे, तो जिससे कि आपके हाथ जो है ना हमेशा हाइड्रेटेड रहें। और दूसरा, फेस के लिए मैं बताती हूँ आपको अपने किचन से ही उपाय। आप चिया सीड्स के बारे में आपने सुना होगा। वो चिया सीड्स को अपने मिल्क के अंदर कम से कम 30 मिनट्स रखना है, और 30 मिनट के बाद उसे मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिए। और उसके बाद क्या करिए, उसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो अपनी स्किन बहुत चमकदार हो जाएगी। जो डलनेस है और रफनेस है स्किन की वो खत्म हो जाएगी। ये एक रबर मास्क की तरह वर्क करता है। और अनु, आप बताइए कि बालों का ध्यान कैसे रखें सर्दियों में? बालों के लिए, जैसे विंटर्स में हमारे बाल, हम बहुत ज्यादा गर्म पानी से जब सर्द होते हैं तो हमारे बाल जो है ना रफ और डल हो जाते हैं। तो रफ और डल होने की वजह से उसकी अपनी शाइन खत्म हो जाती है।
तो हमें बाल जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर से ही धोना है, और उसके बाद क्या करना है, हम फ्लैक्स सीड आप घर घर में आज की डेट में मिलेगा आपको, तो उस फ्लैक्स सीड को थोड़ा पानी में गर्म करके उसका एक लोशन बन जाता है, जैसे आप उसे गर्म करते हो तो वो एक जेल टाइप प्रोडक्ट हो जाता है। उस जेल टाइप प्रोडक्ट को आप अपने बालों से लेंथ में पूरे में लगाइए, 45 मिनट्स लगा करके आप उसे रिंस आउट कर दीजिए ल्यूकवार्म वाटर से, तो आप देखेंगे कि आपके बालों में वापस एक शाइन सी मिल रही है। आपने अभी जो त्वचा और बालों के लिए सुझाव दिए हैं, क्या वो पुरुषों के लिए भी हैं? हाँ जी, ये मेल्स एज वेल एज फीमेल्स कोई भी यूज कर सकता है। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सभी प्रकार की त्वचा को ध्यान में रखते हुए आप किन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करेंगी? विंटर्स में स्किन को अच्छा करने के लिए हमें कोई भी लोशन बेस्ड प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, हमने क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज करना है। तो जब हम क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी ड्राई नहीं होती है। तो प्रोडक्ट्स तो बहुत है, बस आपने ये देख के लाना है कि हैवी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट हो। तो ये था आज का विंटर स्पेशल जीवन मंत्रा। इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का वक्त अब हुआ पूरा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आप भी कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो हमें मेल करिए feedback@radiosabrang.in पर। फिलहाल स्वाति चौहान को रेडियो सबरंग की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और कोरोना से बचाव के उपाय भी जारी रखिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।